ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत। फर्स्ट ईयर एचडीपी जेनेटिक्स के अंदर अपने सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल के बारे में बता दिया। अब जो बचे हुए चैप्टर है वो अपने को करने पड़ेंगे। क्यों वेट उनका इसलिए किया गया कि हो सकता है ऑफलाइन क्लास से स्टार्ट हो जाए, तो बोर्ड पे कराने वाले चैप्टर थे। लेकिन अभी देखो एक तारीख का कह रहे हैं कॉलेज का, शायद यूनिवर्सिटी से मेल आई जाएगी, आपके भी लगे हैं कॉलेज, तो ये 4 चैप्टर दोबारा करवा देंगे। लेकिन अपने स्टार्ट करते हैं। तो आज अपने जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन। अति महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें से जो बताया जाएगा वही क्वेश्चन आपके बनेंगे और कंपटीशन में भी इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो बहुत अच्छी तरह से करना है, समझना है। जितनी भी क्लासें होगी थोड़ा थोड़ा करवाया जाएगा, उतना ही आपको याद करना है। और दूसरी बात, जो करवाया गया वो याद करना और सुना भी जाएगा। और जब कभी भी आमना सामना होगा तब जरूर सुना जाएगा। क्यों, जब तक सुनेंगे नहीं ना तो आपके याद नहीं होगे और आप याद करोगे भी नहीं। तो और याद करवाना ज़रूरी है, नहीं तो ये हो जाएगा भी हमें क्या करवाया, किसने करवाया, कैसे करवाया नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। तो अब देखो बच्चों, कोई भी प्रत्येक संजीव है, कोई भी प्राणी है, संजीव होना है, उसमें जो ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, और एक होता है परिवर्धन या डेवलपमेंट या विकास। कोई भी संजीव है या प्राणी है उसके अंदर वृद्धि को बोलते हैं इंग्लिश में ग्रोथ, और परिवर्धन या विकास जो इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट है, वो कोशिकाओं की ग्रोथ और गुणन के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा? सेल के ग्रोथ और गुणन का मतलब है गुणा करते हैं अपने 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि मल्टीप्लिकेशन कैसे? जैसे मान लो एक कोशिका है, विभाजन के द्वारा 2 बन गई, उसका आगे विभाजन हुआ 4 हो गई, तो वो गुणन है। तो कहने का मतलब है किसी भी संजीव के अंदर जो वृद्धि और विकास है वो कोशिकाओं की वृद्धि और गुणन के द्वारा ही होती है। अब अपने बात करते हैं, कोई भी कोशिका है जब अपने एक निश्चित आकार पर पहुंचती है तो उसके बाद में क्या है, उसमें पुनः विभाजन होता है और वो पुत्री कोशिकाओं में होगी, डिवाइड होगी। फिर पुत्री कोशिकाएं क्या होगी, फिर अपने निश्चित आकार पर पहुंचेगी और फिर उनमें विभाजन होगा। तो क्या होता है, जब एक कोशिका अपने निश्चित आकार पर पहुंचती है तो उसमें विभाजन होता है और पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। मान लो कोई भी सेल है, वो जब अपना एक निश्चित आकार पर पहुंचेगी तो उसमें क्या होगा, विभाजन होगा और पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। और पुत्री कोशिकाओं में फिर यही बात आगे चलती रहती है, वो भी निश्चित आकार पर पहुंचेगी तो उनमें विभाजन होगा। इस तरह से जब नई कोशिकाओं का निर्माण है वो किससे होता है, अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। और यह एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो अब देखो, नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है, अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। तो अभी तक जो अपने बात की वो एक सिर्फ परिचय था किसका, सेल डिवीजन, कोशिका का मतलब भी जो संजीव है, जो कोई भी प्राणी है, उनकी जो वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास है वो कोशिकाओं की वृद्धि और गुणन के द्वारा ही होता है। और जब एक कोशिका अपने निश्चित आकार पर पहुंच जाती है तो उसमें विभाजन होता है और वो पुत्री कोशिकाओं में डिवाइड होगी। फिर पुत्री कोशिकाओं में फिर ये सेम प्रक्रिया चलती है। इस प्रकार नई कोशिकाओं का निर्माण है वो अपने वाली पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। यह प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है। नवीन कोशिकाओं की जो उत्पत्ति है, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए भी नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसी होती है, तो वो क्या होती है, अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। यह एक बेसिक परिचय है, कोशिका विभाजन की एक तरह से परिभाषा है। यह आपको ध्यान में रखना है। कोशिकाओं की वृद्धि और गुणन के द्वारा ही एक प्राणी, एक संजीव की वृद्धि और परिवर्तन, विकास होता है। और जब एक कोशिका अपने निश्चित आकार पर पहुंच जाती है तो वो अपनी पुत्री कोशिकाओं में डिवाइड होगी और नवीन कोशिकाओं का जो निर्माण है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। अब अपने बात करते हैं कोशिका विभाजन के जो मेन प्रारूप है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में एक खांचा फिट होना चाहिए, ये जो सेल डिवीजन है वो पूरा किस तरह से, तो वो ये प्रारूप आपको बताया जाएगा। जो आपकी बुक है नई वाली, उसमें नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, आपको याद करवा दिया जाएगा। जब ये वीडियो देखो तो आप नोट करते रहना साथ में। सबसे पहले अपने बात करते हैं, कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। दोबारा बोल रहा हूँ, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अब देखो, ये सीधा सीधा नहीं आता असूत्री विभाजन परीक्षा के अंदर,
इसका इंग्लिश में इसे कहते हैं एमाइटोसिस, एमाइटोसिस। और जो समसूत्री विभाजन है उसे माइटोसिस, क्या कहते हैं, माइटोसिस। और जो अर्धसूत्री विभाजन है उसे मियोसिस, क्या कहते हैं, मियोसिस। तो ये शब्द आपके दिमाग में याद रहने चाहिए। मुझे पता है बच्चों के दिमाग में नहीं रहता, मिक्स होता है, तो ये बात फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का, असूत्री विभाजन एमाइटोसिस, समसूत्री विभाजन माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। परीक्षा में ये नहीं आएगा अर्धसूत्री विभाजन, वहाँ पर मियोसिस आएगा। और मियोसिस को हिंदी में जिसे लिखा होगा मियोसिस, ठीक है। तो ये आपको पहले इनका याद होना चाहिए भी। सेल डिवीजन 3 प्रकार का, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री, एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। अब बात करते हैं अपने समसूत्री विभाजन की। जो समसूत्री विभाजन है उसमें 2 तरह के विभाजन होते हैं। कितने, 2 तरह के विभाजन होते हैं। एक तो होता है केंद्रक विभाजन, जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। दोबारा सुनाएं, समसूत्री विभाजन है उसमें आगे फिर 2 विभाजन होते हैं। कितने, 2 विभाजन। पहला केंद्रक विभाजन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन। दूसरा है कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो ये शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। समसूत्री विभाजन है वो आगे 2, उसका आगे फिर 2 बार विभाजन होता है। एक तो होता है केंद्र विभाजन के आधार पर, एक होता है कोशिका द्रव्य विभाजन के आधार पर। तो केंद्रक विभाजन का आधार है उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जो कोशिका द्रव्य वाला विभाजन है उसको साइटोकाइनेसिस। अब देखो आपको इस तरह से ये खांचा बनाकर याद करना है। ये है कोशिका विभाजन जो अपने पढ़ रहे हैं। 3 प्रकार का है, सूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन। फिर ये जो समसूत्री विभाजन है फिर ये आगे 2 प्रकार में डिवाइड होता है। एक तो होता है केंद्र विभाजन, दूसरा कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्र विभाजन को अपने कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और कोशिका द्रव्य विभाजन को कहते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। अब बात करते हैं अपने, देखो इसी तरह से खांचा बनाकर आप पहले ये प्रारूप तैयार करोगे कि हमें क्या पढ़ना है, किस में कितने विभाजन है, केंद्र विभाजन को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन को क्या कहते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन 3 प्रकार की, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। समसूत्री आगे 2 प्रकार से विभाजन होता है उसमें, केंद्र विभाजन कैरियोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस। अब जो केंद्र विभाजन बता रहा हूं मैं, ये देखो ये आपके दिमाग में इमेज बनती आनी चाहिए। अब जो केंद्र विभाजन है वो आगे फिर 2 प्रकार से डिवाइड होगा। केंद्र विभाजन फिर 2 प्रकार से डिवाइड होगा। कैसे, इसके अंदर आएगा, एक तो आती है इसमें अंतराल अवस्था। क्या आती है, अंतराल अवस्था। ये उसमें इसके केंद्रक विभाजन जो अपने बात करें कैरियोकाइनेसिस, उसमें ये प्रक्रिया आती है। साइटोकाइनेसिस में नहीं आएगी। केंद्रक विभाजन में क्या आएगी, 2 अवस्थाएं बनेगी। कौन कौन सी अवस्था, एक तो है अंतराल अवस्था और दूसरी है समसूत्री विभाजन अवस्था, समसूत्री विभाजन अवस्था। अब ये देखिए चित्र में, ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। सबसे पहले सूत्री विभाजन, सेल डिवीजन 3 प्रकार का बता दिया। समसूत्री विभाजन ये आगे 2 प्रकार से विभाजन होता है। अब केंद्रक विभाजन है, इसमें 2 अवस्थाएं बनती है, एक तो है अंतराल अवस्था और दूसरी कौन सी है, समसूत्री विभाजन अवस्था। अब देखो अंतराल अवस्था, अंतराल अवस्था 3 तरह की है, G1, S और G2। G1 का मतलब है गैप फर्स्ट, S का मतलब है सिंथेसिस अवस्था और G2 का मतलब है गैप टू। और अंतराल अवस्था का मतलब है कि जब एक कोशिका विभाजन के बाद में जब कोशिका दूसरा विभाजन करती है तो उनके बीच की जो अवस्था होती है उसे इंटरफेज अवस्था या अंतराल अवस्था या विश्राम अवस्था कहते हैं। इसमें कोशिका क्या है, विभाजन कर, जब अगला विभाजन होगा उससे पहले विश्राम करती है और अपने आप को तैयार करती है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इंटरफेज अवस्था या विश्राम अवस्था, तो उसको क्या कहते हैं, वो अपने आप को जो कोशिका है विभाजन के लिए अपने आप को तैयार करती है। जब एक कोशिका विभाजन हो जाता है तो जब जो दूसरा कोशिका विभाजन होता है उसके बीच की अवस्था है उसे क्या कहते हैं, इंटरफेज अवस्था, अंतराल अवस्था और इसे विश्राम अवस्था भी कहते हैं। इसमें कोशिका क्या है, अपने आप को तैयार करती है विभाजन के लिए। और ये 3 प्रकार के, आगे डिटेल पढ़ेंगे तो इनमें बताया जाएगा कि जीवन में क्या होता है। एस जिसका फुल फॉर्म है सिंथेसिस अवस्था,
उसमें क्या होता है, तीसरी है G2 यानी गैप 2। ठीक है, ये भी अपने प्रकार पढ़ रहे हैं, समसूत्री के केंद्र के आगे अवस्थाएं पढ़ रहे हैं। अब बात आती है समसूत्री विभाजन अवस्था। समसूत्री विभाजन अवस्था क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक कोशिका है, वो जब विभाजन करेगी, जब वो दूसरी अवस्था में जाएगी उससे पहले वो विश्राम करेगी, वो तो इंटरफेज अवस्था या अंतराल अवस्था होगी। अब समसूत्री विभाजन अवस्था खुद की अवस्थाएं आएगी जो आपने आज तक पढ़ी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं अपने समसूत्री विभाजन अवस्था। इससे पहले पढ़ी थी अंतराल अवस्था, G1 S G2। अब बात करते हैं समसूत्री विभाजन अवस्था। ये होती है 4 प्रकार की, 4 प्रकार की। मेन यही है क्योंकि इन्हीं में गुणसूत्र इकट्ठे होते हैं, दूर किनारों की तरफ जाते हैं, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। सारी बातें पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आपको सिर्फ प्रारूप और खांचा तैयार करना है। समसूत्री विभाजन अवस्था कितनी होती है? 4 प्रकार की होती है समसूत्री विभाजन अवस्था, जिसे माइटोसिस विभाजन अवस्था भी कह सकते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। दोबारा रिपीट करता हूं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज को कहते हैं पै से प्रोफेज, पै से पूर्व अवस्था। मेटा प्रोफेज, मेटाफेज, मैं से मेटा, मैं से मध्य अवस्था। एनाफेज का मतलब है ये पश्चावस्था, एनाफेज का मतलब है पश्चावस्था। टीलोफेज का मतलब है अंत्यावस्था, अंत्यावस्था। ये है हिंदी की वर्डिंग, लेकिन वहां पर जो आपसे पूछे जाएंगे वो यही पूछा जाएगा, कंपटीशन में कर लो, यूनिवर्सिटी एग्जाम में कर लो, वहां पर ये पूछा जाएगा भी किस अवस्था में किस चीज का निर्माण होता है, तो वो नीचे अवस्थाएं दे देगा आपको, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये तो अपने शब्द पढ़े हुए हैं, ये दे देगा। अगर हिंदी में भी वो दे सकता है, और कंफ्यूज हिंदी में ही होते हैं। क्यों? कई चीजें अपनी इंग्लिश में मुक्तबानी रटी हुई होती है, आसान है। कई बार हम क्या हिंदी वाले शब्द याद कर लेते हैं तो इंग्लिश वाले याद नहीं रहते, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, इंग्लिश वाले तो याद है अपने को, हिंदी वाले याद नहीं रहते, तो दोबारा याद करते हैं। समसूत्री विभाजन की जो अवस्था है वो 4 अवस्थाएं होती है। प्रोफेज, पै से प्रोफेज, पै से पूर्व अवस्था। मैं से मेटाफेज, मैं से मध्य अवस्था। एनाफेज, पश्चावस्था। टीलोफेज, अंत्यावस्था। टीलो, टेल, टेल का मतलब होता है पूंछ, अंत में होती है, तो इसका मतलब अंत्यावस्था। टीलोफेज, टेल का मतलब पूंछ यानी अंत्यावस्था। अब बच गई एक ये पश्चावस्था। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज का पूर्वावस्था, मेटाफेज मध्य अवस्था, एनाफेज पश्चावस्था और टीलोफेज जो अंत्यावस्था, अंतिम बच गई। ये आपको हिंदी में भी याद करने हैं। अब ये खांचा आपका बन गया एक बार माइंड में भी। समसूत्री जो विभाजन है, मेन विभाजन ये होता है, उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन होता है, असूत्री विभाजन भी कराएंगे आपको, तीनों कराएंगे। लेकिन एक बार दिमाग में आपके जो बात बताई जा रही है वो दिमाग में रखो। सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं, 3 प्रकार के होते हैं, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। असूत्री को माइटोसिस, समसूत्री को माइटोसिस, अर्धसूत्री को मियोसिस। दिमाग में आ गई। अब जो समसूत्री विभाजन है उसमें आगे फिर 2 प्रकार के विभाजन होते हैं। एक तो केंद्रक विभाजन, केंद्र का मतलब होता है कैरियोकाइनेसिस। जो केंद्र, जब अपने सेल पढ़ेंगे उसके बीच में केंद्रक होगा तो केंद्रक विभाजन, उसे कैरियोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, कोशिका होगी उसके अंदर एक कोशिका द्रव्य पदार्थ भरा होगा, तो जब उसमें विभाजन होगा तो उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ये होते हैं समसूत्री के विभाजन। अब अपने बात करते हैं जो केंद्रक विभाजन होता है वो 2 प्रकार का होता है। मेन विभाजन तो कैरियोकाइनेसिस ही है। तो जब ये विभाजन होगा तो इसमें 2 अवस्थाएं बनेंगी। कौन कौन सी? अंतराल अवस्था, इंटरफेज अवस्था जिसे कहते हैं, जिसे विश्राम अवस्था कहते हैं। 3 प्रकार की होती है। ये आगे G1 S G2। G1 का मतलब गैप 1, S का मतलब सिंथेसिस अवस्था, G2 का मतलब गैप 2। अब बात आ जाओ इस साइड, किस साइड? ये तो थी अंतराल अवस्था। अब है समसूत्री विभाजन अवस्था। कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पूर्वावस्था, मध्य अवस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। ये एक बार आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से होता है। अब देखो ये आप सारणी चेक कर सकते हो। ये जो बात बताई है मैंने आपको, ये अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप इस तरह से बना लेना। और ये अगर इसमें से
नहीं स्पष्ट दिख रहा तो मैंने जैसे बोल के बताया वैसे आप इसको डिवाइड करके एक बार ये प्रारूप जरूर बनाओगे। शुरुआत हमेशा 0 से करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए, समझ आए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सेल डिवीजन समझ में आ जाएगा। अब अपने बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या है? ये रहा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अब अर्धसूत्री विभाजन है वो सीधा ही अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में डिवाइड हो जाता है। समसूत्री तो हुआ था केंद्रक और साइटोकाइनेसिस, उसके बाद में केंद्रक को डिवाइड किया था 2 बार। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन है मियोसिस, वो सीधा ही केंद्रक और साइटोकाइनेसिस में इसमें नहीं है विभाजन, सीधा ही अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में डिवाइड हो जाएगा, सेकंड में डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान दो आप, जो अर्धसूत्री विभाजन है जिसे मयोसिस कहते हैं, उसकी 2 अवस्थाएं बनी। कौन कौन सी? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अब जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम है उसमें 2 प्रकार के विभाजन होंगे। कौन कौन से? वही कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। और वहां समसूत्री में समसूत्री विभाजन खुद एक ही विभाजन होता है, वो उसके आधार होते हैं केंद्रक और साइटोकाइनेसिस। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन है वो पहले 2 विभागों में बढ़ती है। कौन सी? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अब ये प्रथम है, इसमें आगे 2 विभाजन होंगे। कौन कौन से? एक तो केंद्रक के आधार पर यानी कैरियोकाइनेसिस, दूसरा कोशिका द्रव्य के आधार पर साइटोकाइनेसिस। अब बात हो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय की। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, ये देखो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। फिर इसका आगे विभाजन होगा केंद्र के आधार पर और कोशिका द्रव्य के आधार। तो अब अपने एक बार इस खांचा ही पूरा आपको याद कराना है आज इस क्लास में। आप मेरा टारगेट यही है कि एक बार आप जैसे सेल अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करती है, उसी तरह आप भी सेल डिवीजन पढ़ने के लिए अपने आप माइंड है उसको सेट करो कि हमें सेल डिवीजन पढ़ना है। बच्चों के मन में आता है कि हार्ड है, ये है, वो है, लेकिन अपने ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि जो चीज़ हार्ड है अभ्यास करके आपको छोटे छोटे बार बार बताकर और ये इस चीज़ को सरल बना देंगे। ठीक है, तो अभी अपने बात कर रहे थे असूत्री विभाजन है, आगे कोई इसका विभाजन नहीं है। समसूत्री विभाजन है, इसके सबसे पहले 2 तरह के विभाजन है। एक तो केंद्र के आधार पर, एक कोशिका द्रव्य के आधार। केंद्र के आधार पर होता है उसे कैरियोकाइनेसिस और कोशिका द्रव्य के आधार पर होता है उसे साइटोकाइनेसिस। बंट गया। अब जो केंद्र का विभाजन है वो आगे 2 प्रकार का होता है। कौन सा? एक तो होता है अंतराल अवस्था और समसूत्री विभाजन अवस्था। अंतराल अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है, G1, S, G2। नेक्स्ट जो समसूत्री विभाजन की अवस्था होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, हिंदी में पूर्वावस्था, मध्यावस्था, अंत्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। ये हो गया समसूत्री विभाजन का खांचा। अब बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन का। अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। मियोसिस है, पहले तो ये 2 में डिवाइड होगा, खुद 2। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अब वो जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम है इसमें 2 प्रकार के विभाजन, एक तो केंद्र के आधार पर और दूसरा कोशिका द्रव्य के आधार पर। कोशिका द्रव्य के आधार पर ये देखो, ये अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार का। अब ये जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम है ये आगे फिर 2 प्रकार का, एक तो केंद्र के आधार पर और एक कोशिका द्रव्य के आधार पर। अब जो केंद्र के आधार पर होगा उसमें फिर 2 तरह की अवस्थाएं बनेंगी, एक तो अंतराल अवस्था और एक अर्धसूत्री विभाजन अवस्था। जैसे अपने समसूत्री के अंदर पढ़ी थी, समसूत्री के अंदर केंद्र डिवाइड हुआ था अंतराल अवस्था और समसूत्री विभाजन अवस्था में। उसी तरह से जो अर्धसूत्री प्रथम है उसमें 2 तरह के विभाजन होंगे, एक तो केंद्र के आधार पर, एक कोशिका द्रव्य के आधार पर। अब जो केंद्र के आधार पर होंगे उनमें ये सेम अवस्थाएं आएंगी। क्यों? क्योंकि विभाजन से कोई भी हो विश्राम कोशिकाएं लेती है। तो केंद्र के विभाजन आगे हो गया इंटरफेज अवस्था। और अब जो अपने अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की बात कर रहे हैं। अर्धसूत्री विभाजन जो प्रथम है उसमें 2 प्रकार से विभाजन होता है, एक तो केंद्र के आधार पर, एक कोशिका द्रव्य के आधार पर। केंद्रक वाले को कैरियोकाइनेसिस और कोशिका द्रव्य वाले को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब जो केंद्र का विभाजन है उसमें आगे फिर विभाजन होते हैं, वो होते हैं इंटरफेज अवस्था और अर्धसूत्री अवस्थाएं। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है
वही होता है सेम, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये आपके सामने है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये वाला देखो आप चित्र देखो अच्छी तरह से, ये वाला आपकी जो नई बुक है उसमें नहीं दिया हुआ, आपकी नई बुक में नहीं दिया हुआ। तो अपने जो अर्धसूत्री विभाजन के अंदर पढ़ रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम केंद्रक और साइटोकाइनेसिस, केंद्रक आगे डिवाइड हो रहा है दो अवस्थाओं में, इंटरफेज या अंतराल अवस्था और अर्धसूत्री विभाजन अवस्था। अर्धसूत्री विभाजन अवस्था है वो होती है 4 प्रकार की, सेम, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। समसूत्री में सेम थी और अर्धसूत्री में सेम है। अब जो नई बात है वो क्या है, भी जो अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और ये जो प्रोफेज अवस्था है ये आगे फिर 5 भागों में विभाजित होगी, 5 भागों में विभाजित होगी। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज है, समसूत्री में भी है और अर्धसूत्री में भी है। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन में जो ये प्रोफेज अवस्था है ये फिर आगे 5 भागों में विभाजित होती है। उनके नाम देखो आप कौन कौन से है। लेप्टोटीन, सबसे पहला लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पहला लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पेकाटीन या पेचिटीन, चौथा डिप्लोटीन। याद कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट है डाइकाइनेसिस। सबसे पहले लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये 5 भी। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि अवस्थाएं बन गई 5। अभी एक बार करेंगे इतना ही, बाकी जो बचा पार्ट है वो करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।